हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज फिर से दोबारा क्लास 10th के स्टूडेंट को मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो बताने वाली हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें जो भी बातें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैंने कल बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, चार्ज एंड resistance, resistivity, Ohm's law and the heating effect of current and power, ये सब जो बातें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सारी बातें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। इन वीडियोस में छोटा छोटा जो टॉपिक्स आता जाएगा, बिकॉज ज़्यादा लॉन्ग वीडियो स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते हैं, तो सारे बताने वाली हूँ। इसलिए आप लोग मेरा जो चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें और आप पूरा ट्रस्ट रखिए कि आप लोग का बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इन वीडियोज़ के ज़रिए। ओके, तो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ क्लास जो अब आगे बताने वाली हूँ। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मैं बताने वाली हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट मीन्स करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ चार्ज है, वो कैसे होती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ऑलमोस्ट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल से लेके निगेटिव टर्मिनल तक होती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द निगेटिव टर्मिनल थ्रू अ आउटर सर्किट। पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक होती है एक सर्किट के द्वारा। सर्किट पता है आप लोगों को सर्किट क्या होता है? सर्किट एक पाथ है, इलेक्ट्रिक पाथ है, जिसमें स्विच, बल्ब और अदर जो सोर्सेस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जुड़े होते हैं। ये कंप्लीट पाथ है जहाँ से करंट का फ्लो होता है। तो आप लोगों को सर्किट तो पता होगा। तो ये तो था डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो होती है? किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो होती है? तो जो करंट का फ्लो है वो देखते हैं। इसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है, वो कैसे होती है। ओके, तो when the metal wire has not been connected to a cell, when the metal wire has not been connected to a cell or battery, then the electrons move at random in all direction. क्या होता है कि जब मेटल वायर जुड़ा नहीं होता है सेल और बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो सारे डायरेक्शंस में होता है। जो कि अभी हमने पढ़ा कि मेनली जो करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन अगर उस कंडीशन में जब मेटल वायर जुड़ा हुआ नहीं है सेल से और बैटरी से, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो रैंडम अचानक सारे डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है? दूसरी कंडीशन तो आप लोगों को पता होगा कि when two or more battery join together then cell is formed. सेल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बैटरी, है ना। तो when a cell or battery is connected between the ends of wire, when a cell or battery is connected between the ends of wire, then the electron start moving from negative end to positive end of the wire. क्या होता है जब सेल और बैटरी कनेक्टेड होती हैं? कैसे कनेक्टेड होती है? बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर, बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर, वायर के एंड से जुड़ी होती हैं। एंड्स ऑफ वायर, द इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम
एंड्स ऑफ वायर से जब जुड़ी होंगी तो इलेक्ट्रॉन जो स्टार्ट हो जाएंगे मूव करना नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर की तरफ। आया समझ में? जब सेल और बैटरी से जुड़ी होंगी कैसे दो एंड्स, वायर की दो एंड्स के बीच में, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग करना स्टार्ट करेगी नेगेटिव एंड से लेके पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर, तार के नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। तो ये था हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। टू कंडीशंस मैंने इसे बताया, मेनली जो डायरेक्शन ऑफ करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के बीच में होता है। सर्किट मैंने बता दिया, ये कंप्लीट बात है जिसपे करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ओके, तो आप कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है सर्किट सिंबल्स, जो कि आपको सर्किट में क्या क्या जो यूज होता है, तो वो है सिंबल्स। आप ध्यान से देखें क्या है ये सिंबल्स। आप लोगों को पता है, इसमें जो बैटरी और सेल है तो मोस्ट बच्चों को पता है, मोस्टली बच्चों को। तो ये है सेल। सेल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बैटरी, ये है सेल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो बी है वो है बैटरी ऑफ टू सेल, यहाँ पे टू सेल लगे 1 और 2 है ना, तो बी जो है वो क्या है? बैटरी ऑफ टू सेल का सिंबल है। और जो सी है वो सिंपल सा क्या है? कनेक्टिंग वायर है। सी क्या है? सिंपल सा कनेक्टिंग वायर है। और डी जो है वो क्या है? एक डॉट है बीच में, वायर के बीच में, और नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है? वायर पॉइंट। जो डॉट है वो क्या है? वायर पॉइंट है। और ई में है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। ये जो वायर है जा रही है तो क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट किए वायर जा रही है, वो था ई में। अब एफ में देखिए ध्यान से, एफ में क्या है? फिक्स रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस एरो नीचे की तरफ करके मैंने नेम लिखा है ताकि आप लोगों को सुविधा हो, ये है फिक्स रेसिस्टेंस। फिक्स रेसिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो फ्री। अब आगे बताऊंगी कि रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी क्या है, ओम्स लॉ से आता है रेसिस्टेंस का डेफिनेशन। ओके, तो जी, अब जी में जो है दो तरह के रेसिस्टेंस होते हैं, एक तो फिक्स रेसिस्टेंस होते हैं और एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है उसके लिए नेम दिया गया है रियोस्टैट। वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए नाम क्या दिया गया है? रियोस्टैट। तो ये जब ऊपर की तरफ एरो जाता है इट मीन्स कि वेरी हो रहा है, बदलेगा। वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए क्या है नेम? रियोस्टैट, RHEOSTAT, रियोस्टैट। ओके, और H नंबर पे जो आता है वो है एमीटर। अभी मैंने बताया था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, और उसको वोल्टमीटर के द्वारा मेजर करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट है। वैसे यहाँ करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एमीटर, AMMETR, एमीटर। एमीटर के जो बीच में सर्कल उसमें ए लिखा है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, एमीटर क्या है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट कैसा होता है, बैटरी सेल तो आप लोगों को पता है। उसके बाद जब जो आता है वो आई पे है वोल्ट मीटर। अभी जो मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मेजर करते हैं, दैट इज वोल्ट मीटर। ओके, अब स्विच दो तरह के होते हैं। ये तो सिंपल है, जे पे ओपन स्विच एंड के पे क्लोज स्विच। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो अभी अब जानेंगे अब ओम्स लॉ। अभी मैंने बताया था कि अभी ओम्स लॉ अभी जानेंगे। तो ओम्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। एक साइंटिस्ट थे ओम, जिन्होंने लॉ दिया। किसके लिए लॉ दिया? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के लिए, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको शो करने के लिए ओम महोदय ने, मिस्टर ओम ने, जो साइंटिस्ट थे, लॉ दिया। तो उसका नाम दे दिया गया ओम्स लॉ। तो ये जो लॉ है ये मेनली रिलेशनशिप शो करता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। ओके, तो दिस लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसकी मीनिंग बता रही हूँ,
दिस लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया। अब डिफिनेशन बताया था मैंने पिछली क्लास में। अब आगे तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लोइंग होती है किसी भी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड। ओके, तो at a constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends. Okay, according to Ohm's law, this law means Ohm's law. According to this law, at a constant temperature, किसी भी constant temperature पे the current flowing through conductor, किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आप लोगों को समझ में आता होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि कहाँ से आती है? अक्रॉस द एंड्स, यानी कि उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के जो कंडक्टर है। इसका मीनिंग ये हुआ हिंदी में कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच के एंड्स के। ओके, तो अक्रॉस द एंड्स। ओके, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करने के लिए V is directly I is directly proportional to V, या V is directly proportional to I at a constant temperature where I equal to current and V equal to potential difference, है ना? V equal to potential difference and I equal to current flowing through a conductor, है ना? तो इसी को मैंने उल्टा कर दी। I is directly proportional to V and V is directly proportional to I, सेम है। This can be also written as, okay, तो अब ये तो आप लोगों को पता है I क्या है? करंट है, और करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। और एम्पियर को भी मैंने बताया, एम्पियर को किस चीज़ से मेजर करते हैं? करंट को किस चीज़ से मेजर करते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? एमीटर से। एम्पियर से आया एमीटर, है ना? करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो एमीटर है। अभी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट, और उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। ओके, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात आती है, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल का जब भी साइन लगाते हैं तो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता होगा, मैं 9th में था। तो अब हमने क्या किया, तो अब और V इक्वल टू R इंटू आई ले लिया। जो प्रोपोर्शन का साइन था उसको हटाया हमने, इक्वल का साइन लिया और जो कांस्टेंट यूज़ करा, है ना? जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट इक्वल टू यूज़ करते हैं, तो कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हमने V इक्वल टू R इंटू आई लिया, वेयर R क्या है? कांस्टेंट है, और इसको सीधा कर दे तो I इंटू R भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है। तो R क्या है? R यहाँ पे कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को जो नाम दिया जाता है वो है रेसिस्टेंस। अभी मैंने बोला ना कि रेसिस्टेंस बचा है, रेसिस्टिविटी बचा है, पावर बचा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बचा है ना। तो अभी तो ये जो कांस्टेंट है V इक्वल टू आर आई, वेयर जो I है वो कांस्टेंट है, उसका नाम क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट है जो कि किसके बराबर होती है? जो कि क्या होती है? V और I के रेशियो के बराबर होती है। ओके, जो कि नीचे पे लिखा है। तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? ये द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की नेचर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एंड द टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ओके, तो समझ में आया रेसिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? पहले कंडक्टर के नेचर पे, कंडक्टर के लेंथ पे, कंडक्टर के एरिया, क्रॉस सेक्शन के एरिया पे एंड द टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, जो कि किसके बराबर होता है? V
v अपॉन आई के बराबर होता है। ओके, तो अभी हमने वही लिखा, यहाँ पे इधर ले आए इसको तो r निकल गया इसमें से, तो इधर इंटू था आगे क्या होगा डिवाइड, यानी कि v बाई आई इक्वल टू आर है ना, और v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर। तो अब और v बाई आर इक्वल टू आई, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ओम्स लॉ क्या है। इसी को हमने इक्वेशन 1 ले लिया, v बाई आई इक्वल टू आर, जो इसको हमने लिखी इक्वेशन 1। अब ओम्स लॉ फाइनली क्या स्टेट करता है, क्या कहता है, ये कहता है एक चीज़ तो दिखता है इसमें कि कहता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। ओके, समझ में आया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, समझ, तो होप है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और अब अगर इसी क्लास में सारे टॉपिक्स को मैं इंक्लूड कर लूँ तो क्लास 2 लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास के लिए अब हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आप लोगों को आने वाले समझाने वाले हैं। तो टॉपिक्स हैं अभी जो बचे हुए हैं, वो पावर है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी है। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और सारे वीडियोस को देखें, बहुत यूज़फुल है। और इस ईयर पे तो साड़ी जो मेरी मेनली यूट्यूब पे आने का एक ही मकसद है कि आप लोगों का बेनिफिट हो, बिकॉज मैं पहले भी कोचिंग में थी, कोचिंग चलाती थी, तो मुझे पता है कि बच्चों का कैसे इस बार कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है पढ़ाई पे। तो आप लोग टेंशन न लें, मैं बहुत ही इजी वे में क्लास कराती हूँ और अभी देती रहूँगी क्लास लगातार जब तक कि ये जो कोरोना टाइम जो पैंडेमिक ख़त्म ना हो जाए। ओके, टेक केयर।